Now, starting with the classification of crystalline solid. Till then, we have differentiated between crystalline and amorphous solid. Now, we will see over here classification of crystalline solid. This classification of crystalline solid is basically based on two things. One, difference in constituent particle, and second is the force which binds these particle together. इट मीन्स कि हमारे आसपास बहुत ही तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड अवेलेबल है। तो डिफरेंस क्या है, क्यों इतने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, तो उनका दो मेन रीज़न है। एक तो इन जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो वैरी कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड आयंस के बने हो सकते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के हैं, तो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के हैं। तो ये जो डिफरेंस है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, एक रीज़न ये होता है अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाने का। दूसरा रीज़न कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है जो इन पार्टिकल को एक जगह होल्ड करके रखा हुआ है वो भी सॉलिड टू सॉलिड वैरी कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर इसका रीज़न आया है कि क्यों इतने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड अवेलेबल हैं, तो इसका दो मेन रीज़न होगा। वन, डिफरेंस इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, and another one is difference in the force which binds these particle. तो क्या है क्लासिफिकेशन वो हम लोग देखते हैं। तो पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम चार कैटेगरी में पढ़ते हैं। चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड अवेलेबल है। नंबर वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर टू इज ionic solid, number third is metallic solid, and fourth one is covalent or network solid. फोर्थ वन इज कोवेलेंट या फिर उसे ही हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहेंगे। फिर हम लोग इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर तीन पार्ट में फिर बांटते हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर फिर से तीन पार्ट होता है। नंबर वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर वन इज नॉन पोलर molecular solid. Another one is polar molecular solid. Second one is polar molecular solid. And the third one is hydrogen bonded molecular solid. तो ये एक क्लासिफिकेशन है पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, देन आयनिक, after that metallic, and last one is covalent solid, in which this molecular solid is further divided into three parts: non-polar molecular solid, polar molecular solid, and last one is hydrogen bonded molecular solid. Now we will go through the properties and composition of all these type of crystalline solids. Now starting our discussion with the molecular solid. In this molecular solid, firstly we will go through the non-polar molecular solid.
this non-polar molecular solid is made up of either atom और non-polar molecules। यानी इस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिससे ये सॉलिड फॉर्म्ड है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो हैं, आइदर ये एटम से बना है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ है। सेकेंड चीज, इन आइदर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करने के लिए जो यहाँ पर फोर्स है वो फोर्स डिस्पर्शन या लंडन फोर्स होंगे। तो डिस्पर्शन और लंडन फोर्स इज अवेलेबल टू बाइंड दिस एटम और दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो पॉइंट हमें याद रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड चाहे तो होल पूरा सॉलिड एटम से बना होगा या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा, और इनको आपस में बाइंड करने के लिए वहाँ पर जो फोर्स अवेलेबल है उस फोर्स को हम डिस्पर्शन या लंडन फोर्स कहते हैं। इसके बारे में आगे स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल और ये डिस्पर्शन लंडन फोर्स क्या होता है इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम एक रफ स्केच लेते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो यहाँ पर डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। तो इसका ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये क्या हो सकता है, ये एटम हो सकता है। सपोज करें कि ये पूरा का पूरा जो एक सॉलिड है वो एक आर्गन का सॉलिड है। अब जब ये आर्गन का सॉलिड है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो डॉट्स है ये सब आर्गन है। और व्हाट इज दिस आर्गन? आर्गन इज एटम, ये एटम है। और इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स है इस आर्गन को इस आर्गन से बाउंड करने के लिए जो यहाँ फोर्स अवेलेबल है, वैसे यहाँ पर दिस फोर्स इज डिस्पर्शन और द लंडन फोर्स। अब अगर एटम नहीं होगा तो एक और चीज है यहाँ पर, वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मे बी यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है कि पूरा का पूरा होल सॉलिड जो है वो CO2 हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कि ये हर एक डॉट CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड व्हाट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली होती है हम उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। CO2 उसमें आ जाता है, H2 आ जाता है, I2 आ जाता है। H2 में हम जानते हैं कि आउटर शेल एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, अनदर हाइड्रोजन एटम उसके आउटर शेल भी एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है तो इसने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वैसे ही इस हाइड्रोजन ने भी इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन है और दोनों की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी एक जैसी है, तो जितना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ है उतना ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन की तरफ भी है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, इक्वल। और अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है तो हम उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि इसमें पोल नहीं है, पोल डेवलप नहीं हुआ। पोल क्यों डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबरी से शेयर हुआ। तो बात मेनली यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, यानी ये पूरा होल सॉलिड, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यानी जिन पार्टिकल से ये पूरा का पूरा सॉलिड बना है, वो चाहे तो सिंपली कोई एक एटम होगा या फिर अगर मॉलिक्यूल होगा तो वो मॉलिक्यूल किस टाइप का होगा, इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है उसके लिए यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझा कि ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होती है, जिसमें कोई तरह का पोल डेवलप नहीं होता है। अब आइदर ये एटम हो या ये सब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उन सभी को इस पूरे सॉलिड में एक दूसरे से होल्ड करना है, तो वो जो होल्डिंग फोर्स है उस फोर्स को हम डिस्पर्शन या लंडन फोर्स बोलते हैं। इस डिस्पर्शन और लंडन फोर्स के बारे में 11th क्लास में टॉपिक भी पूरा था, तो हम लोग थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि क्या होता है ये डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सॉलिड में किसी दो पार्टिकल को उठाते हैं। मान लेते हैं दिस वन इज पार्टिकल ए, दिस वन इज पार्टिकल बी। अगर पार्टिकल ए
और पार्टिकल बी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम वे में इसने भी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को चारों तरफ बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब क्या हुआ, जैसे ही ए और बी एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए क्लोजर आए, ए और बी जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए क्लोजर आते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है, कुछ ये होता है। यहाँ पर ए ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी एक तरफ शिफ्ट कर लिया। सपोज करें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे ए के इस एंड में चले आए, इस एंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो वैसे ही बी जब ए के कांटेक्ट में आएगा तो बी भी वही काम करेगा। बी ने भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लिया और वो ये कुछ इस जैसा हो गया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ भेज लिया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या दिख रहा है कि जब तक ये दोनों सेपरेट थे, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इनके इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ बराबरी से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन जैसे ही ये दोनों इंटरेक्शन करने लगते हैं तो एक दूसरे के इंटरेक्शन के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रख पाते हैं। तो इस समय जो दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। यानी कि यहाँ पर ये दोनों अगर एटम है तो इन दोनों को एटम को होल्ड करने के लिए ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों नन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो इन नन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से होल्ड करने के लिए भी अगेन यही वाला फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो दो पॉइंट्स थे नन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के, वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। सबसे पहला कि नन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एटम्स के बने होते हैं और नन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दूसरी चीज, इन एटम को या नन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से होल्ड करने के लिए जो फोर्स यहाँ अवेलेबल है उसे डिस्पर्शन या लंडन फोर्स कहेंगे। आगे बात करते हैं इसी सॉलिड में इनके कुछ कैरेक्टर्स पे चले आए। सबसे फर्स्टली ये जो सॉलिड होगा ये सॉफ्ट सॉलिड होगा, क्योंकि जो डिस्पर्शन फोर्स एक्चुअली में होता है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, तो इसलिए ये सॉफ्ट होगा। दूसरा, कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेटर होगा ये। इसकी एमपी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी, आसानी से मेल्ट कर जाएगा और ज़्यादातर ये लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म में हमें मिलेगा रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर जो है उस पर रूम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर ये हमें इस स्टेट में देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली इसके एग्जाम्पल पर चले आए, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। H2 का सॉलिड, I2 का सॉलिड यानी हाइड्रोजन के सॉलिड, आयोडीन के सॉलिड, आर्गन का सॉलिड एंड सो ऑन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही सेकेंड टाइप पर आते हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ही हैं और उसका सेकेंड टाइप की बात करेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्या होगा यहाँ पर, यानी इस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी ये सॉलिड जिससे बन रखा है वो है पोलर मॉलिक्यूल से बन रखा होगा। तो पूरे सॉलिड को बनाने के लिए पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और इन मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करने के लिए बीच में जो फोर्स होगा उसे हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे। इन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन अवेलेबल होगा। एंड व्हाट इज दिस पोलर मॉलिक्यूल, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी हो रही है, अनइक्वल। नॉन पोलर में क्या था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली हो रही थी, तो कोई तरह का वहाँ पर पोल डेवलप नहीं हुआ था। जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन बराबरी से शेयर नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाए, HCl, ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि जब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के लिए, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, उसने इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया।
सेम वे में क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करना है, उसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन इस बार ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर हो रहे हैं वो इन दोनों में बराबरी से शेयर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए क्लोरीन के ऊपर स्लाइट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी क्लोरीन से कम होने के कारण इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड हेंस अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन देम इज नोन एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं वो पूरे इस सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस सॉलिड के अगर हम एक रफ स्केच पर आते हैं तो इस पूरे होल रफ स्केच में हम लोग इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। तो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स के लिए ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसे हैं, वो ये समझ सकते। अगर ये HCl का सॉलिड है तो ये HCl है, ये HCl है, ये भी HCl है, ये भी HCl है, और HCl नेचर में कैसा है, पोलर है। और पोलर क्या होता है, तो ये होता है पोलर। अब बात आएगी अगेन इन पोलर मॉलिक्यूल्स को बीच में होल्ड कौन कर रहा है, तो जो होल्ड कर रहा है वो एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्योंकि यहाँ पर कौन है, HCl, और HCl कैसा है, इस प्रकार का HCl, H पे स्लाइट पॉजिटिव और Cl पे स्लाइट निगेटिव। वैसे इस एंड पे कौन है, यहाँ पर भी HCl है, H पर स्लाइट पॉजिटिव और Cl पे स्लाइट निगेटिव। तो ये क्या है, डाईपोल, यहाँ पर दो पोल है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। अगेन ये भी एक डाईपोल है, और डाईपोल डाईपोल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग डाईपोल डाईपोल इंटरैक्शन कहते हैं। तो एक बार फिर से रफली व्यू कर लें क्या बात हुई यहाँ पर। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए बीच में जो फोर्स होता है उसका नाम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सॉफ्ट होंगे, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा इससे। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी ये भी लो होगी, आसानी से इन्हें मेल्ट कर सकते हैं, और ये भी जनरली लिक्विड एंड गैशियस स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल इसमें क्या आएंगे, एग्जाम्पल सॉलिड HCl, ये इसमें आ जाएगा क्योंकि HCl पोलर है, तो इसका जो भी सॉलिड बनेगा वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के नेक्स्ट और लास्ट टाइप में आते हैं, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन आने वाले हैं, तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, लेकिन वैसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कैसे मॉलिक्यूल, दोज विच पार्टिसिपेट इन H बॉन्ड। और यहाँ पर जो इंटरैक्टिव फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे से होल्ड करके रखने वाला है वो इंटरैक्टिव फोर्स नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ मॉलिक्यूल्स बंधे होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड है जो एग्जिस्ट करता है कब, जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक हो। यानी यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जब बॉन्ड बनाता है तो बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो कि H बॉन्ड बना सकते हैं, और H बॉन्ड वही बना सकेगा जिसमें एक मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल के पास फोन होना चाहिए। फोन यानी कि F फॉर फ्लोरीन
O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन होना चाहिए। और ये बीच में जो फोर्स है वो फोर्स H बॉन्ड है यहाँ पर। अब इसके कैरेक्टर्स पे आते हैं तो ये भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और अगेन ये भी इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते हैं। इनकी भी एमपी जो होती है वो लो होती है। ज़्यादातर इसमें जो आएंगे उनका जो स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, लेकिन लिक्विड में भी किस तरह के लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड होंगे ये। वोलाटाइल हम उन लिक्विड को बोलते हैं जो आसानी से वेपोराइज कर जाते हैं। और सॉलिड भी होंगे तो कैसे सॉलिड होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। तो ये हमें एग्जांपल ध्यान रखना है यहाँ पर, ये सॉफ्ट सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा तो नेचर में वोलाटाइल होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल होंगे यहाँ पर H2O किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। H2O इन फॉर्म ऑफ आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये यहाँ तक मॉलिक्यूलर सॉलिड उसके 3 टाइप फिनिश हुए। चलिए, तो हमने जितने भी तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड को यहाँ स्टडी किया उसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद रहे। तो टाइप ऑफ सॉलिड में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्स्ट टाइप था नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, किससे बना होगा ये, एटम या फिर नन पोलर मॉलिक्यूल का बना होगा। बीच में जो बॉन्ड होगा इन्हें होल्ड करने के लिए उसका नाम होगा डिस्पर्शन फोर्स। एंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाएगा सॉलिड CO2, H2, I2, आर्गन एटसेट्रा। फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो नहीं कंडक्ट करेगा, इंसुलेटर है। और एमपी क्या है, लो है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही लो है। इसका सेकंड टाइप था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। और इन पोलर मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए जो यहाँ पर फोर्स होंगे उस फोर्स का नाम होगा डिस्पर्शन डाइपोल इंटरैक्शन। एंड कमिंग टू एग्जाम्पल, सॉलिड HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ये भी फिजिकल नेचर में सॉफ्ट होगा, अगेन इंसुलेटर। एंड इसकी एमपी जो होगी वो भी लो होगी। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल जो कैपेबल होंगे H बॉन्ड बनाने में। यहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्स कौन होगा, H बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, H2O आइस के फॉर्म में, ये भी सॉफ्ट होगा, इंसुलेटर होगा और इसकी भी एमपी लो होगी। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हमने यहाँ पर एक टेबल में अरेंजमेंट कर रखा है ताकि आसानी से हम इसे याद रख सकें। मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया और उसके तीनों टाइप्स हो गए। अब हमें जो आगे देखना है वो नेक्स्ट आता है आयोनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस से बने होंगे। और इन पॉजिटिव निगेटिव आयंस को होल्ड करने के लिए जो बीच में फोर्स अवेलेबल होगा उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन आयंस को होल्ड करके रखेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बंधे हुए हैं तो ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर होंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हें हम एक्वस फॉर्म में ले आए, एक्वस फॉर्म में पानी में घोल दें या फिर इसे पिघला दें, मॉल्टन फॉर्म में ले आए,
तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। यानी कि कोई आयोनिक सॉलिड कंडक्टर आइदर एक्वस या फिर मॉल्टन फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्हीं दो फॉर्म में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन जब जब वो इस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रखता है, कंडक्ट नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो हाई होगी। एंड लास्टली कमिंग टू एग्जांपल, NaCl, CuSO4 एटसेट्रा, ये सब आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल होंगे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे ये बना है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर होंगे पॉजिटिव आयंस, मेटल के पॉजिटिव आयन यानी कि कटायंस से बने होंगे। और ये पॉजिटिव आयन के चारों तरफ बराबरी से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्प्रेडेड होगा, फैला हुआ होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इलेक्ट्रॉन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन के ओशन में लग रहा है डूबा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन का एक ओशन सा बना होगा और उसमें पॉजिटिवली चार्ज कट आयंस प्रेजेंट होंगे। ये जो मेटालिक सॉलिड है, इनमें इन्हें होल्ड करने के लिए जो बीच में फोर्स होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड से ये बंधे होंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं तो ये हार्ड होंगे, कंडक्टर होगा, सॉलिड फॉर्म में ही ये कंडक्ट करेगा क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर में क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, इसलिए आसानी से कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों कंडक्टिविटी इसमें होगी। इसकी MP हाई होगी। अब अगर हम लोग किसी भी मेटालिक सॉलिड में अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो पूरे तरह से पूरे होल मेटालिक सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। यानी कि कंडक्टिविटी कैसे होगी? तो जैसे ही हमें उसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी करंट का फॉर्मेशन होगा। और सेम वे में थर्मल कंडक्टिविटी भी इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ देखने को मिलती है। और MP तो हाई होगा ही, यानी कि आसानी से इसे हम लोग मेल्ट नहीं करा सकेंगे। और एक और एडिशनल प्रॉपर्टी आती है, वो है मैलिएबिलिटी। ये मैलिएबल होंगे, यानी इसको हैमरिंग करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये डक्टाइल होते हैं, इनसे वायर बनता है, मेटल के वायर आते हैं, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, और शीट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कॉपर का सॉलिड, आयरन का सॉलिड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। Moving towards the last type, that is कोवैलेंट सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लास्ट टाइप में आता है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे एटम ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल्स के एटम से बना होगा, और यहाँ पर इन्हें होल्ड करने के लिए जो बीच में फोर्स अवेलेबल होगा, उस फोर्स को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो है उन्हें होल्ड करके रखता है। इस पूरे के पूरे कोवैलेंट सॉलिड को जाइंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक बहुत ही ह्यूज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके हम लोग कैरेक्टर्स पे अगर आते हैं तो इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर होता है कि ये वेरी हार्ड होते हैं। दूसरा, ये इंसुलेटर होते हैं।